मैक्सिलरी साइनस में हम बात कर रहे थे नेजल पॉलिप्स की वजह से, नाक बंद होने की वजह से मैक्सिलरी साइनसेस में रेशा भर गया, कफ भर गया, यहाँ कफ भर गया सारा। तो क्योंकि इतनी देर साइनोसाइटिस इसको बोलते हैं कंडीशन को, इसमें फंगल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली इन वीकर पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी वीक होती है, वहां पे फंगल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स के पास जाने पे ये पता लगता है कि भाई ये फंगल डेवलपमेंट भी साथ में है, मैक्युलर साइनस भी है साथ में, साइनोसाइटिस, और साथ में फंगल भी उसमें ग्रो कर गया है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, आगे हम बात करते हैं कि जो ये नेजल पॉलिप्स है, ये पेशेंट्स में सबसे बड़ा सिम्टम करते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में, श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट श्वास नहीं ले पाता, रात को जब सोते समय मुंह खोल के सोना पड़ता है, स्पेशली बच्चों में बहुत देखा गया है कि बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, क्योंकि यहाँ नाक में मांस बड़ा हुआ है, सांस जो है नाक से आता नहीं है तो मुंह से आता है, तो मुंह खोल के पेशेंट को सोना पड़ता है रात को। तो ये भी एक दिक्कत बहुत बड़ी सामने आई है, जो कि बहुत प्रेवलेंट है। एक और नेजल एलर्जी में पार्ट है, वो है नाक की हड्डी टेढ़ी होना। नाक की हड्डी टेढ़ी होना या नाक का मांस बड़ा होना, जिसको नेजल पॉलिप बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा सा मिस नेम्ड हुआ है। लोग इसको समझते हैं कि मांस बड़ा हुआ है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, ये सेम ही चीज है, लेकिन ये सेम चीज नहीं है। देखिए, जिन केसेस में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, वो जेनेटिकली होती है, बचपन से होती है, बचपन से ही उनमें कोई डिफेक्ट पड़ गया जेनेटिकली, जिसकी वजह से नाक की हड्डी सीधी बीच में नहीं है, वो या तो इधर आ जाएगी या इधर होती है, जिसकी वजह से नाक बंद रहता है। तो ये भी एक एलर्जी में एक कारण है जो कि पेशेंट्स को तंग करता है। हमारे पास एक पेशेंट, मेरे को याद आ रहा है, कुछ साल पहले एक पेशेंट आया। वैसे ये कंडीशन रेयर होती है, लेकिन उसमें क्या था कि पुराना नजला से साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस से फ्रंटल यहाँ पे साइनोसाइटिस, उसके बाद ये जो रेशा कफ था ये दिमाग की तरफ जाने लगा, तो दिमाग के स्कल की बोन घिसने लगी। पीजीआई के डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने बोला कि भी इसका आप ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ब्रेन के ऑपरेशन में आपको रिस्क भी हो सकता है। वो पेशेंट हमारे पास आके हमसे ट्रीटमेंट करवाता रहा, तो ये एक बड़ी हैरानी, मरेकुलस बात थी कि 6 महीने 7 महीने वो लगातार खाता रहा, हमारे पास आया भी नहीं, दवाई मुआ के खाता रहा, और उसका बाद में सारे का सारा रिजॉल्व हो गया, मतलब बिल्कुल पुराना नजला ठीक हो गया, और बोन जो थी, बोनी के जो कि घिस रही थी रेशे की वजह से दिमाग की, वो भी अपने आप हील कर गई। तो दोबारा वो पीजीआई के डॉक्टर्स के पास गया तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने हमारा फिर हमारी जो इसको इस पे रिसर्च करनी शुरू की कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे आयुर्वेद में हम जो जिसको हम इतने सालों से भूल गए हैं इलाज करवाना, हमें आदत पड़ गई है कि केमिकल्स पे ही जल्दी 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 इलाज का आराम आ जाए, तो हम ना तो परहेज करना चाहते हैं, ना योग करना चाहते हैं, और ना ही आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम आज इतनी सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। सो अब सवाल नेक्स्ट है कि एलर्जी कब कब होती है, यानी कब कब होती है नेजल एलर्जी, कब कब बढ़ती है नेजल एलर्जी, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। नेजल एलर्जी में, नाक की एलर्जी में, सुबह उठते ही, स्पेशली जब सुबह उठता है ना रोगी, तो 20-20 50-50 छींके, रुकती नहीं छींके, इतनी जोर से छींके आएंगी कि पेशेंट का बुरा हाल हो जाता है छींके मारते मारते। नहाते समय बाथरूम में जाता है तो नहाता है तभी छींके आनी शुरू हो गई। बाथरूम में अगर गया तो वहां पे मान लो वाटर पाइप्स जो है उनमें कई बार थोड़ी बहुत लीकेज होती है, और वहां सीलन आ जाता है। जहां सीलन होगा वहां नेजल एलर्जी आपको बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज उसका कारण ये है कि भाई सीलन में मोल्ड स्पोर होते हैं, ये भी एक कीटाणु जीवाणु होते हैं, मोल्ड स्पोर्स, जो कि सीलन में बहुत ज्यादा पनपते हैं। जहाँ पे ये होंगे उसके एनवायरनमेंट में पोलन स्पोर्स बहुत ज्यादा होंगे, और जिससे नाक की एलर्जी जो है शुरू हो जाएगी, छींकें आनी शुरू हो जाएंगी।
यानी बाथरूम गए तो छींकें आनी शुरू हो गई, रसोई में गए जहाँ पे थोड़ी बहुत वाटर लीकेज है, छींकें आनी शुरू हो गई। नाक इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि जैसे आप कुछ स्मेल भी आई ना, परफ्यूम लगाया, तब भी आपको छींकें आनी शुरू हो जाएगी। और रसोई में कोई तड़का सब्जी बन रही है, उसकी स्मेल से छींकें आनी शुरू हो गई। तो ये प्रॉब्लम सेंसिटिविटी नाक की बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये नेजल एलर्जी और बढ़ जाती है। अच्छा, आप पूछोगे कि भाई ये पहले 20-30 साल पहले तो लोगों को इतनी एलर्जी होती नहीं थी, अभी क्यों होनी शुरू हो गई? इसका कारण देखिए, हमें कभी भी कोई बीमारी लगती है ना, या हम बूढ़े होते हैं, ये दो, एक तरह बुढ़ापा भी एक बीमारी है। बुढ़ापे में जाके या बीमारियों जब लगती हैं हमें, होता क्या है, क्यों बीमारियां लगती हैं? बिकॉज हमारे शरीर की जो डीपर टिश्यूज हैं, पेरिफेरल टिश्यूज हैं, छोटे छोटे सेल हैं जहाँ पे मोटी वेसल्स नहीं पहुंच पाती, खून नहीं पहुंच पाता, वहां छोटी छोटी कैपिलरीज होती है खून पहुंचाने के लिए। तो वहां पे कैपिलरीज जो हमारे शरीर की हैं, वो हल्की हल्की अपना खान पान ऐसा होने की वजह से या हमारी लाइफस्टाइल ऐसा होने की वजह से कैपिलरीज ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेल्स को कभी ऑक्सीजन मिलती नहीं है, खून मिलता ही नहीं है। तो जब क्या होगा कि जब हम इसमें खून की कमी की वजह से नाक की झिल्ली में वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्लड सप्लाई किसी भी चीज ऑर्गन में है तो वो ऑर्गन की इम्यूनिटी अच्छी है। जब ब्लड सप्लाई उसकी कम हो गई तो समझो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, वो जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। सो ऐसा लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल फूड, बाहर का खाना, इनकी वजह से हमारी पेरिफेरल सेल्स में खून की कमी आ रही है, इसलिए वो किसी भी बीमारी से फाइट नहीं कर पाते सेल्स। तो वहां ये प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो जाती है। इसीलिए एलर्जी की प्रॉब्लम भी नाक में शुरू ज्यादा होती है उन लोगों में जहाँ पे ब्लड सप्लाई वहां की कम हो गई, यानी जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो योगा नहीं करते। क्योंकि योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी के पेरिफेरल कैपिलरीज भी खुली रहती हैं, वहां पे ब्लड पहुंचता रहता है, और पेरिफेरल छोटे छोटे सेल्स को भी जब खून पहुंचेगा तो वो बीमारी को अपने पास नहीं फटकने देंगे, वो उनको फाइट करके, उनको एंगल्फ करके, उनको बीमारी को शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। तीसरा है कि मार्च अप्रैल का महीना सबसे डेंजरस होता है एलर्जी के पेशेंट्स के लिए, बिकॉज उसमें फसलों की कटाई होती है, जैसे गेहूं की स्पेशली कटाई होती है। तो वातावरण में गेहूं में से निकलने वाले स्पोर्स, पोलन्स, छोटे छोटे धूल होती है, पोलन्स उसको बोला जाता है। ये पोलन्स, ज्यादा पोलन एलर्जी होती है फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे ट्रीज में से पोलन्स निकलता है, तो उसकी वजह से छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक की एलर्जी होती है। हमारे इंडिया में ज्यादातर मार्च अप्रैल में ये क्यों होता है? क्योंकि मार्च अप्रैल में फसलों की कटाई के समय हमारे वातावरण में इतनी ज्यादा पोलन्स होते हैं कि वो इंसान को घर बैठे ही आपको वो एलर्जी शुरू कर देंगे, नाक की झिल्ली की एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो मार्च अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा एलर्जी के पेशेंट के लिए क्रूशियल होता है। उसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि घर में बैठे हैं, घर की जो विंडोज हैं उनको अच्छी तरीके से बंद करें, बंद रखे, खुली मत छोड़े, ताकि बाहर से पोलन अंदर ना आ सके, धूल मिट्टी के कारण अंदर ना आ सके। और कर्टन्स हैं, जैसे पर्दे हैं घर के, उनको अच्छे तरीके से धो के धूप में सुखा के अंदर लगाएं। थर्ड, कारपेट है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, एलर्जी के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको घर से हटा दें। कारपेट्स में कोई भी एलर्जी के कारण डस्ट या कोई भी वो एम्बेड उसमें इतने भर जाते हैं कि अगर हम उसको डंडे से उसको जोर से मारे भी ना, तो उसमें से धूल बहुत निकलती है, यानी पॉलन फंस जाते हैं ना उसमें, तो वो एलर्जी का कारण बनते हैं। सो कारपेट तो घर से बाहर ही निकाल दें, कारपेट को यूज मत करें। और घर में कहीं भी आपके सीलन है, यहाँ पे वाटर लीकेज होती है, छोटी मोटी भी होती है ना, तो तब भी आपको छींकें आनी बहुत शुरू होगी। तो उसको, उसके लिए आप उनको चेक करवाएं सैनिटरी वाले से, उसको ठीक करें, सीलन ना आने दें। ये भी बहुत बड़ा कारण है एलर्जी का। सो दूसरा है रेनी सीजन। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बरसातें शुरू हो रही हैं, मॉनसून आ रहे हैं, हवा में नमी की मात्रा बहुत हो गई है। जैसे आप सैर करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप ज्यादा
टाइम बाहर गर्मी में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहां पे बाहर हुम्बस सा होता है, सीलन होता है। हुम्बस में आपके लिए आपको चिप चिप सा लगता रहता है। चिप चिप लगने से क्या होगा कि आपको मतलब आपके लिए बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा, जल्दी थक जाएंगे आप। तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में सीलन में मोल्ड स्पोर्स बहुत ज्यादा पनपते हैं। उनको खाने के लिए अच्छा ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिल जाता है, और वो जो पोलन्स हैं वो हमें आके, ये मोल्ड स्पोर्स हैं, हमें बढ़ा देते हैं हमारी एलर्जी, नाक की एलर्जी को बढ़ा देंगे। अगर फेफड़ों में किसी को दमे की प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देंगे। तो ये रेनी सीजन भी बड़ा ख्याल रखने वाला है आपको, इसमें भी एलर्जी बहुत बढ़ जाती है। थर्ड इज अक्टूबर का मंथ, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस मौसम में एक तो मौसम बदलता है, मौसम बदलने से और हवा में अपने धान की कटाई होती है, उसका जो कटाई के समय वो जलाते हैं, उसकी नाड़ को जलाते हैं, या फिर कटाई के समय जो उनमें से धूल मिट्टी निकलती है, उसकी वजह से, मौसम बदलने की वजह से अक्टूबर नवंबर में, या फिर दिवाली का टाइम है, पोल्यूशन बहुत हैवी हो जाता है, उसकी वजह से एलर्जी समय बढ़ जाती है। नाक में छींकें जाना शुरू हो जाएंगी, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, छाती में सीटी जैसी आवाज आना, ये चीजें आपको बहुत बढ़ जाएंगी, एलर्जी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसमें हमने अभी तक बात की है नेजल एलर्जी की। नेजल एलर्जी यानी नाक की एलर्जी, जिसमें कि नाक की झिल्ली बहुत सेंसिटिव हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है, और वो ऐसे सिम्टम्स देने लगती है। अब क्या है कि अनट्रीटेड नेजल एलर्जीज कैन कॉज एस्थमा। अगर हम कई साल नेजल एलर्जी का इलाज नहीं करते तो, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि अनट्रीटेड नेजल एलर्जी। देखो, नेजल एलर्जी शुरू होने का पता, पहला सिम्टम हमें ये होता है कि नाक से छींकें आनी शुरू हो जाती है। अगर हम छींकें आनी शुरू हो गई तभी इसका इलाज नहीं करवाया तो ये आगे पुराना नजला बन सकता है, मैक्सिलरी साइनसाइटिस बन सकता है, फ्रंटल साइनसाइटिस बन सकता है। सो नाक की छींकों से ही इसका इलाज शुरू करना चाहिए, ताकि पुराना नजला में कन्वर्ट ना हो, गले में रेशा ना गिरना शुरू हो जाए। अब अगर गले में भी रेशा गिरना शुरू हो गया
तो ये फेफड़ों में जाएगा ही जाएगा। फेफड़ों में ट्यूब्स होती हैं जहां से ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। उनकी ट्यूब्स जो हैं उनकी अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, झिल्ली जैसी, बहुत सॉफ्ट स्किन जैसे। उसके बाहर अगर हम देखें, उसका क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें मसल लेयर होती है। तो ये ट्यूब्स जो है ये ग्रसित हो जाएंगी रेशे से, कफ से, और ये ट्यूब्स में भी नया रेशा बनना शुरू हो जाएगा, म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आएगी, फेफड़ों में जो सीटी जैसी आवाजें आनी शुरू होंगी। आप बैठे हैं तो बैठे बैठे ही आपको जैसे छाती में से सीटियां बजने लगती हैं। सांस लेने पे आप खुद सुन पाओगे कि मेरी छाती में सीटी जैसी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या है। तो खांसी आ सकती है स्टार्टिंग में, जैसे थोड़ी बहुत खांसी आई, जैसे श्लेष्मा या बलगम या कफ जो फेफड़ों में इकट्ठी हो गई, उसकी वजह से हम निकालने की ऑटोमेटिक हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होगा कि हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और कफिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्योंकि लंग्स में पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता तो सांस फूलना एक दिक्कत है, एस्थमा या इसमें वो शुरू हो जाती है। तो ये आगे सिम्टम आ गए एस्थमा के या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के, यानी कि फेफड़ों की एलर्जी। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं अनट्रीटेड नेजल एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जिनका हमें पहले से ही ख्याल रखें तो ये बढ़िया रहता है। अगर नहीं रखेंगे तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे पास एस्थमा के पेशेंट आते हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री यही होती है कि भाई पहले पुराना नजला था, छींकें आती थी, कफ था, अब मेरे को दमा हो गया शुरू, और कई साल बाद। तो ये दमा के पेशेंट में यही हिस्ट्री होती है कि पहले उनको नजला था, पुराना नजला था, छींकें आती थी, रेशा गिरता था गले में, कफ गिरता था, अब वो मेरे को दमा हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ये प्रॉब्लम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या दमे की प्रॉब्लम कई बार पुराना नजला के साथ होती है, लेकिन मौसम बदलने पे ठीक हो जाती है अपने आप, ऐसा भी होता है इसमें। तो ये चीजें हैं एलर्जी में। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सी, अगर पॉसिबल है अभी जवाब देना तो टाइम है होता है तो हम हमारे पास यहाँ पे एक हमारे साथ एक कनेक्टिविटी है। भूषण जी का ये कहना है सर कि जो ब्रोंकाइटिस है और साइनस है, क्या ये एक ही तरह की दो एलर्जीज हैं या दोनों का कोई डिफरेंस है? हाँ, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या देखिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और साइनस दोनों में कारण एक ही है, एलर्जिन, एलर्जिक पार्टिकल्स। मेनली इसमें देखो फूड एलर्जी, जो हम फूड एलर्जी टेस्ट करवाते हैं वो इसमें करवाने की जरूरत नहीं होती। इसमें मेजरली जो रीजन होता है वो डस्ट होती है, ठीक है। डस्ट ज्यादा है सड़कों पे, जैसे बॉर्डर एरियाज में सड़कों पे सड़कें बनी नहीं होती, डस्ट बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को ज्यादा होती है। सेकेंडली पोलन से ज्यादा होती है फसलों की कटाई के समय, या ट्रीज कुछ एरिया टाइम होता है स्प्रिंग सीजन में जब फूल खिलते हैं तो उनमें से पोलन पाउडर सा निकलता है, ओ, या सीलन में मोल्ड स्पोर होते हैं। ये तीनों कारण ही है, ठीक है। और जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है सेम ही है, कोई फर्क नहीं इनमें, कारण का भी, लक्षण में फर्क है। लक्षण इसमें ये है, फेफड़ों में सांस फूलने की प्रॉब्लम है, पंप ले रहे होते लोग अस्थमा में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ये अस्थमा की एक तरह से इनिशियल कंडीशन है जो बाद में अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो रीजन, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि नाक की हड्डी टेढ़ी एक्सीडेंट के कारण है, उससे सांस लेने में दिक्कत है, उसका कोई क्योर? देखिए पहले तो ये मिस नेम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर बता देता है कि आपकी हड्डी टेढ़ी है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या सिंपल मांस बढ़ा हुआ है। देखो अगर तो मांस बढ़ा हुआ है, सांस पूरी आती है, तो आयुर्वेद से बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकती है, ऑपरेशन बिल्कुल भी मत करवाइए। हाँ, अगर बचपन से आपकी नाक की हड्डी, आप शीशे में देखोगे तो आपकी नाक की हड्डी बहुत ज्यादा टेढ़ी होती है, उसमें भी आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर एक नाक से सांस आती है, क्योंकि वहां ब्लड जाने के लिए सांस आ रही है, ब्लड जा सकता है, ब्लड से हीलिंग हो सकती है, तो वहां भी हमें ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हाँ, जिस केस में नाक की हड्डी ऐसी है कि दोनों तरफ ही नाक ब्लॉकेज है, अगर दोनों तरफ नाक ब्लॉकेज है तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। फिर वो कंडीशन होती है, हम कह सकते हैं कि भाई इसमें आप जो ऑपरेशन करवा लीजिए, फिर हमारे पास आइए इलाज करवाने, क्योंकि एलर्जी तो एलर्जी है ही ना, कारण तो एलर्जी है ना, नाक की हड्डी कारण नहीं होता, वो सिर्फ सांस लेना ठीक होता है, एलर्जी ठीक नहीं होती उससे कभी भी। बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं
ज्यादातर जो आपको नाक की हड्डी टेढ़ी बोला जाता है ना, वो नाक का मांस बड़ा होता है, पॉलिप्स बड़े होते हैं, उसकी वजह से डॉक्टर आपको बोल देते हैं आपका तो मांस बढ़ गया, आपको मतलब वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक तरह से। few of our clients are asking कि कुछ घरेलू उपाय आयुर्वेदिक नुस्खे जिसके जरिए हम एलर्जी से बच सकते हैं। जी जी, मैं आपको बहुत एक नुस्खा नहीं बता रहा, घरेलू नुस्खा नहीं है ये, एक साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड जो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में और यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में, जर्मनी में बर्स्टाइन में हमने ये रिसर्च वर्क पेश किया था। लवली यूनिवर्सिटी की हेल्प से, उनके साइंटिस्ट की हेल्प से हमने ये रिसर्च वर्क पेश किया था नुस्खे का, जिसको आप नुस्खा बोल देते हैं घरेलू। वो एक आपको चीज बताऊंगा जिसका रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट। वो मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरा लेक्चर खत्म होता है तो फिर मैं आपसे सारे क्वेश्चन ले सकता हूँ। जी देखिए, एलोपैथी में आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं इलाज करवाने के लिए? आप लोग जो भी आप सुन रहे हो, मेरे को आवाज आ रही है भाई? जी सर, आप ऑडिबल। और ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं एलर्जी की वजह से, तो डॉक्टर आपको पहली बात ये बताता है इसका पक्का इलाज नहीं है, और है भी सच। एलोपैथी में पूरी दुनिया में इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। उसके लिए डॉक्टर दवाई देता है, मॉन्टेर एलसी मॉन्टेलुकास दे देते हैं, जिससे कि टाइम पास होता है, आज गोली खाई, एक या 2 दिन 3 दिन निकल गए, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहां की वहां ही बनी रहती है। एलर्जी की प्रॉब्लम के लक्षण थोड़े दिन के लिए ठीक हो गए, लेकिन दोबारा फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। ये दवाई लोग आमतौर पे ले रहे होते हैं, एक दिन छोड़ के कोई ले रहा होता है, कोई रोज ले रहा होता है, ऐसे कई कई साल से ले रहे होते हैं। देखिए, इसका मैं एलोपैथी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये टैबलेट है, हमने, क्योंकि हम 20 साल से केवल एलर्जी के पेशेंट्स का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ज्यादा पेशेंट्स हमारे 99% पेशेंट जो हैं वो एलर्जी के होते हैं, तो उसी की वजह से हमें बहुत सारी जगह पे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं कि एलर्जी का ट्रीटमेंट, क्योंकि हम ही थे पहले डॉक्टर्स जिन्होंने आरोग्य में एलर्जी का इलाज शुरू किया था, और एलर्जी में जड़ से हजारों पेशेंट का डाटा समेत हमने उस पर रिसर्च पेश की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पेशेंट जो है मॉन्टेर एलसी ले रहे हैं, मॉन्टेलुकास ले रहे हैं, उनमें हमने देखा है कि उनके ब्रेन सेल्स काफी ज्यादा वीक हो रहे होते हैं, यानी कि उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, जो ये दवा बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं। मेमोरी लॉस में वो इरिटेट हो जाते हैं, छोटी सी बात पे ब्रेन सेल्स में वीकनेस होने की वजह से वो इरिटेशन सी होती है, किसी से बात मतलब करते समय भी ज्यादा सुन नहीं सकते वो लोग, ये उनमें प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि आती धीरे धीरे है, इसलिए वो भूल जाते हैं कि मेरा मेरा तो दिमाग ऐसा था अब। अच्छा, फिर अगर और लेंगे तो डिप्रेशन भी आ सकती है। मेमोरी लॉस सबसे बड़ा है इसमें, जो हमने देखा है कि इस दवाई को लेने से लक्षण आता है पेशेंट्स में। अच्छा, दूसरा, कई लोग बता दूं, नेजल स्प्रेज ले रहे होते हैं, फॉरेन में ये ट्रेंड बहुत चलता है नेजल स्प्रेज का, डॉक्टर पहली बार में ही नेजल स्प्रे देता है, नेजल नाक में स्प्रे कर लो, दैट इज अ स्टीरॉयडल प्रेपरेशन, नेजल स्प्रे, या फिर नाक में ड्रॉप्स डालने के लिए देते हैं। इससे भी सिम्टम्स थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। इसका अमेरिका की नेचुरोपैथी की बुक्स में भी आ गया है इसका रिजल्ट्स कि भाई नेजल स्प्रेज जिसमें कि या तो स्टीरॉयड होगा या ज़ाइलोमेटाजोलिन होगा, ये नाक की झिल्ली को बढ़ा देता है, नाक में मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर ये लगातार यूज किया जाए, तो ले दे के इसका भी परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सो नेजल स्प्रेज और ड्रॉप्स जो हैं वो नहीं यूज करने चाहिए। अगर आपको यूज करना है तो आप नमक वाला पानी लेके, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है तो नमक वाला पानी गर्म करके ना वो आप ड्रॉप्स में डाल सकते हैं, उससे आपको सांस लेने में दिक्कत जो है खत्म हो गई। तीसरी मेडिसिन दे रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, 2-2 महीने, एक महीना पूरा एंटीबायोटिक्स चलते हैं। ईएनटी डॉक्टर्स ज्यादातर एंटीबायोटिक जरूर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एलर्जी है, ये इन्फेक्शन नहीं है। जहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, जहाँ पे वायरस या ऐसी चीजें होंगी, तो वहां पे हम एंटीबायोटिक देते हैं।
और एंटीबायोटिक देने का मतलब ये होता है कि भाई इन्फेक्शन खत्म हो जाए। एलर्जी का एंटीबायोटिक के साथ कोई भी रिलेशन ही नहीं है। एंटीबायोटिक आप जितने मर्जी दे दें, एलर्जी खत्म नहीं हो सकती। उसके लिए एलर्जी की गोली टाइम पास के लिए है, वो ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले जरा सोच लें, बिकॉज ऐसे ही ना लेनी शुरू कर दें, क्योंकि महीना 2-2 महीने एंटीबायोटिक ले लिया तो पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे एसिडिटी है, परमानेंटली एसिडिटी, गर्ड, गले में एसिड आना शुरू हो जाता है। ज्यादातर एलर्जी के पेशेंट में ये भी होता है, उनमें साथ में गर्ड भी शुरू हो गया होता है, एसिडिटी शुरू हो गई थी, जिन्होंने लंबा लंबा टाइम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक लेने से और इम्यूनिटी भी बहुत डाउन होती है, क्योंकि एक बार एक एंटीबायोटिक ले लिया, दोबारा फिर दूसरे वाला एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगा, उससे स्ट्रांग लेना पड़ेगा। और पिछले 30 साल में कोई भी नया एंटीबायोटिक अभी तक जो वो उसकी खोज नहीं हुई, वही एंटीबायोटिक चल रहे हैं। बस एक एंटीबायोटिक की बहन बन गई, एक भाई शुरू कर दिया, एक और बहन भाई और बना रहे हैं, और नए एंटीबायोटिक कोई भी अभी तक इन्वेंट नहीं हुए जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो ताकतवर हो चुके हैं, क्योंकि दवाई अभी तक एंटीबायोटिक में ताकतवर अभी नहीं आई। और एलर्जी में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना लेने का। एलर्जी में एंटीबायोटिक्स का कोई भी काम नहीं है। उसके लिए पेशेंट फिर खाली पेट एसिडिटी के लिए साथ में कैप्सूल ले रहे होते हैं। तो जिनको एलर्जी होती है साथ में एसिडिटी भी शुरू हो जाती है। तो दूसरा है लंग्स की एलर्जी, एस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। इसमें लोग क्या ले रहे हैं, ज्यादातर पंप्स ले रहे होते हैं, या फिर वो इनहेलर्स ले रहे होते हैं। यानी वो इनहेलर थोड़ा सा पंपिंग किया, फेफड़ों में गया, ट्यूब्स को उसने खोला, ट्यूब्स को खोल के थोड़े टाइम के लिए सांस लेने में दिक्कत खत्म हो गई, सीटी जैसी आवाज ठीक हो गई, लेकिन फिर ये लेना पड़ता है। कई रोगी तो दिन में 4-4 बार, 3-3 बार पंप ले रहे होते हैं। तो ये पंप्स भी स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस ही होती हैं, ऐसे जिनको आदत नहीं डालनी चाहिए, हमें इतनी ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए। एक डेरिफाइलिन टाइप की टैबलेट होती है, वो भी फेफड़ों में जो हमारी ट्यूब्स है उसको खोलती है, टाइम पास, टाइम बीइंग के लिए, परमानेंटली नहीं खोलती। तो ये चीजें हैं जो कि ट्रीटमेंट में एलोपैथी में दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक आज बताने जा रहा हूँ सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा, जिसको आप बोलते हैं आयुर्वेदिक समाधान है। ये नुस्खा नहीं कह सकते। आप सुबह उठ के नाक में देसी गाय का देसी घी डालना शुरू करिए। सुबह उठ के अगर आप नाक में देसी गाय का देसी घी डालेंगे तो नाक की झिल्ली के ऊपर एक परत बन जाएगी जो सारा दिन रहेगी, जिससे कि धूल मिट्टी के कण या फिर पोलन्स या कोई भी पार्टिकल जो आपको एलर्जी करता है वो नाक की झिल्ली के साथ टच ही नहीं कर पाएगा। अगर भाई नाक की झिल्ली के साथ टच नहीं करा तो एलर्जी शुरू ही नहीं होगी। यहाँ से ही कफ बनता है ना, जो आगे फेफड़ों में जाता है, गले में गिरता है, सब जगह पे परेशानी करता है पुराना नजला में। तो नाक में अगर हम देसी गाय का देसी घी डाल लिया 2 बूंद, तो इससे हमारा सारा दिन प्रोटेक्शन रहेगी इससे, एलर्जी से, एलर्जी के कणों से। क्योंकि एलर्जी शुरू होती है म्यूकोजा से, झिल्ली से। सो यहाँ प्रोटेक्शन हमारी हो गई। अच्छा, नाक में घी डालने के फायदे क्या हैं? एक तो एलर्जी को इसने शुरुआत से ही फिनिश कर दिया, कफ बनना बंद हो गया। बाकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे आंखों में पानी आना, गले में, वो रहेंगी, वो धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। तो ये हमारे जो देसी गाय का देसी घी, अगर किसी को मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को देसी गाय की स्मेल से बड़ी नफरत होती है, तो आप सुबह उठ के एलमंड ऑयल, जो बादाम रोगन का तेल है, वो भी 2-2 बूंदे डाल सकते हैं। देसी गाय का देसी घी डालने का फायदा क्या है? इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है, कैरोटीनॉइड्स हैं, हमारे ब्रेन को नाक के जरिए सीधा नरिश करता है। क्योंकि यहाँ पे एक बोन होती है, क्रीबीफ्रॉम प्लेट, जो कि ब्रेन को नाक के साथ कनेक्ट करती है, जिसमें से एक होल होता है जिसमें से नर्व्स निकल के नाक के यहाँ तक आती है, टिप तक। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ब्रेन कनेक्ट हो बाहरले एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ पे ही कनेक्ट करती है ब्रेन की नर्व्स। अगर हम यहाँ पे घी डालेंगे या बादाम रोगन डालेंगे, विटामिन ई फुल अब्सॉर्ब हो जाएगा नर्व्स के थ्रू ब्रेन को। आपकी कभी मेमोरी लॉस नहीं हो सकती। जो आदमी विटामिन घी डालता है या बादाम रोगन डालता है, हमेशा ब्रेन सेल्स
आज के डिजिटल युग में ब्रेन सेल्स डाउन जा रहे हैं, एट्रीशन हो रही है ब्रेन की, वो कभी नहीं होंगे। बुढ़ापे में अल्जीमर डिसीज होती है, वो कभी नहीं होंगे, क्योंकि विटामिन ई सीधा ब्रेन को मिल रहा है। जो हम विटामिन ई भोजन में लेते हैं, वो विटामिन ई भोजन में कैसे जाएगा, उसके लिए हमें फैट चाहिए। विटामिन ई कभी भी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको पानी में अगर कैप्सूल लोगे ना, टैबलेट लोगे विटामिन ई की, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके लिए ऑयल चाहिए, यानी फैट चाहिए, तभी उस एनवायरनमेंट में ये एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन ई सीधा नाक में जाएगा, बाल कभी झड़ेंगे नहीं, बाल सफेद नहीं कभी होंगे। ये नाक में देसी गाय का देसी घी डालने के फायदे हैं। ये सबसे अहम जो आयुर्वेदिक समाधान है एलर्जी का। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम आधा घंटा जरूर करना है रोज। जो एलर्जी है, नाक की एलर्जी या फेफड़ों की एलर्जी है ना, यह है कफज रोग, यानी ठंडा रोग। यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, यहाँ पे गर्मी नहीं है इसे ऑर्गन में इतनी ज्यादा, ब्लड सप्लाई कम हो गई है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बाजू ऊपर कर लेनी है, हाथ ऐसे, फेफड़ों में श्वास को भर लिया पूरी तरीके से, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा भरना है। देखो, फिर उसको जोर से नीचे, ऊपर धीरे धीरे, नीचे जब आना है फास्ट तेजी से आना है। ये वाला प्राणायाम योग करने से नाक की झिल्ली में, फेफड़ों में ब्लड सप्लाई एकदम से तेज होती है, जिससे यहाँ पे कफ जो ठंडा रोग है ये पनपता नहीं है। यहाँ पे गर्मी बनी रहेगी, मेटाबॉलिज्म अप रहेगा, ब्लड सप्लाई अप रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में, नाक में और फेफड़ों में ये एलर्जी कुछ कर नहीं पाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम ही एक प्राणायाम है जो आपको हर रोज करना है। कई लोग बोलते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करो, लेकिन वो लोम विलोम शुरू कर देते हैं, कोई और कर देते हैं। वो नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कफज प्रकृति वाला रोग है, और कफज प्रकृति में हमें सिर्फ और सिर्फ भस्त्रिका ही बचा सकता है, क्योंकि ये सीधा एकदम से ब्लड सप्लाई ऑन कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है नाक में, फेफड़ों में। तो ये आप करेंगे तो आपकी नाक की एलर्जी वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आप इसको ट्राई करें, नाक में घी डालना और इसको भस्त्रिका को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, दूसरा तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जो दवाएं देते हैं आयुर्वेदिक आरोग्यम आयुर्वेदा में, वो है ऐसी दवाएं जो कि हम अपने खुद के फार्म से, आरोग्यम फार्म से, हमारे हर्बल फार्म्स, वहां पे बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दी है, हल्दी जिसको हम कर्क्यूमिन बोलते हैं। हमारे इंडिया में तो नहीं इसका ज्यादा पता, लेकिन फॉरेन सभी यूरोप में, अमेरिका में कर्क्यूमिन के नाम से इसको खरीदते हैं लोग। इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं एलर्जी में। दिस इज वेरी 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 गुड इफेक्ट इन केस ऑफ एलर्जीज। लेकिन हल्दी अपने फार्म से बीज के उसको खाना, दूध में पका के खाना, ये एलर्जी को खत्म कर देती है, एलर्जी ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हल्दी जो है दो तरह की है, एक हाइब्रिड सीड्स है, एक है देसी सीड्स। देसी सीड्स में क्या है, हल्दी को उगने में 3 साल लगते हैं, 3 साल बाद हल्दी निकलती है, हम उसको फसल को ले सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं वो 1 साल में ही उसका हम फसल ले सकते हैं। तो वो हल्दी इतनी अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट्स नहीं है एलर्जी में, हमने देखा है खुद। जब से हमने शुरू से ही हम जब अपनी फसल में हल्दी बीज के यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स 10-20 गुना ज्यादा आते हैं दूसरी दवाओं से। तो हमारी औषधियां लगभग ज्यादा हमारे फार्म से ही आती है, 90% तो वी कैन से कि हम अपनी बिना खाद वाली, बिना कीटनाशक वाली हम हर्ब्स खुद बीतते हैं हमारे फार्म्स में। तो आपको किसी दिन दिखाएंगे भी अपने फार्म्स में जाके वीडियोग्राफी करके। तो ये चीजें हम देते हैं ज्यादातर। और हमारा जो रजीम है वो ये है कि एक हमारी साइनस टैबलेट है जिसमें अब्रक भस्म है, चित्रक हरित की है, हरिद्रा है, लक्ष्मी विलास रस, नारदीय है। ये साइनस टैबलेट है, इसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को लेनी है। और एक च्यवनप्राश की तरह एलर्जी के लिए ही च्यवनप्राश है, उसको बोलते हैं एलर्जी रक्षक अवलेह, वो 1 चम्मच आप ले सकते हैं रोज। इससे 4 से 5 महीने में हमने देखा है कि पेशेंट में बड़े ही जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। 5 से 10% प्रॉब्लम रह जाती है, 80 to 90% प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये बड़ा हैरानीजनक नतीजे हैं, मिरेकलस रिजल्ट्स, जो कि
हमने आप हमारे वेबसाइट पे जाके अबाउट अस वाले पेज में जाके ना सेकंड पेज पे जाके अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे हम आपको वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा कि हम पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने वहाँ लेक्चर दिया था एलर्जीज पे। और एलर्जीज पे जब लेक्चर दिया था तो वहाँ दुनिया के माने माने लोग बैठे हुए थे। मोदी जी के राम गुरु जो योग गुरु हैं वो भी थे। वो वहां पे हमें स्पेशली एज ए वीआईपी स्पीकर बुलाया गया था इन ट्रीटमेंट्स की वजह से ही। सो ये जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं ये क्लिनिकली भी टेस्टेड है। क्लिनिकली हमने जो पेशेंट्स पे उनको किया हुआ है, ट्रायल्स किए हुए हैं, उनसे साइंटिफिक रिसर्च बन के हमने वहाँ पेश की थी। तो वर्ल्ड वाइड आरोग्यम इज अ नेम फॉर एलर्जीज बेसिकली। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप परहेज क्या करना है। जैसे एलर्जी, नाक की एलर्जी है, दमा है, या ये चीजें के लिए आपको खट्टी चीज बंद करनी पड़ेगी। खट्टी चीज और एलर्जी बहुत एक दूसरे के दुश्मन है। यानी खट्टी चीज जैसे नींबू भी नहीं खा सकते आप अगर आपको छींकें ज्यादा आती हैं, संतरा भी नहीं खा सकते, दही भी नहीं खा सकते, इससे तो फटाफट एलर्जी शुरू हो जाती है। अगर नहीं भी है तब भी जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनको भी छींकें शुरू हो जाती हैं, नज़ला, प्राणन, जुकाम सा लग जाता है। ज्यादा ठंडी चीज खाना आपके लिए वर्जित है। ज्यादा ठंडी चीज जैसे बर्फ वाला पानी, ठंडा पानी नहीं पी सकते। एसी से एसी भी अपना जो है ना 24 पे रखा करें, 18 पे 20 पे ना रखा करें। इस पे हमारी बॉडी भी नहीं काम करती, सुस्त हो जाती है। 24 पे क्या होता है कि हम ठंडा और बाहर वाला डिफरेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें एलर्जी नहीं होती। नहीं तो अगर आप एसी से बाहर जाते हो तब भी छींकें शुरू हो जाएंगी, गर्मी से ठंडे में आते हो तब भी छींकें शुरू हो जाएंगी। एलर्जी के पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि अपना एसी जो एयर कंडीशन है वो 24 से ज्यादा ना कम करें। तो खिड़कियां बंद रखें, घर में कारपेट ना हो, कर्टेन्स को साफ रखें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको रेस्पिरेटरी एलर्जी है ना, कभी भी एलर्जी टेस्ट ना करवाएं, बिकॉज 5 6 10 चीजें ही हैं जिनसे सब रेस्पिरेटरी एलर्जी पेशेंट को उन्हीं से ही होती है एलर्जी। सबसे पहले है डस्ट पार्टिकल्स, फिर मोल्ड पार्टिकल्स, फिर पोलन्स हैं, फिर खट्टी चीजें हैं। इन सबसे आपको एलर्जी आएगी। तो 5 1000 6 हजार खर्चना हमने आज तक किसी पेशेंट में फायदा हुआ देखा नहीं एलर्जी टेस्ट करवाने का। तो एलर्जी टेस्ट करवाने की बजाय आप सेल्फ एलर्जी भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई, जैसे ज्यादातर एलर्जीज हमें होती है नट से, जैसे मूंगफली है, बादाम है ना, इन चीजों से। अगर आपको ये चीजें खाने से अगर आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एलर्जी टेस्ट। यानी आपकी किसी भी चीज जो आपको एलर्जी करे वो खाने से आपको आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है 20 सेकंड के लिए, हार्ट ठाठा जैसे बजना शुरू हो जाए, तो उससे भी आप असेस कर सकते हैं कि मेरे को शायद इस चीज से एलर्जी है। या फिर आप छींकें ज्यादा आने लगती हैं आपको, या चमड़ी पे खारिश होने लगती है, तो आप उसको बंद कर दें चीज को। दूध से बहुत लोगों को आजकल एलर्जी हो रही है, इसको मिल्क इंटॉलरेंस बोलते हैं। मिल्क इंटॉलरेंस मतलब हमारा पेट जो है, जीआई ट्रैक्ट उसको पचा नहीं पाती मिल्क को, तो उससे भी लोगों में छींकें, नाक की एलर्जी और दमा जैसे रोग जो है बढ़ते हैं उससे। सोया है, सोया से बहुत लोगों को एलर्जी है। ये कॉमन चीजें हैं जिनसे लोगों को एलर्जी होती है। चावल है, चावल से, मैदे से, तली चीजों से, अंडों से। और सबसे प्रेवलेंट एलर्जी जो है ग्लूटेन एलर्जी है, लेकिन वो पेट में करती है, रेस्पिरेशन में उसका कोई, एलर्जीज में उसका कोई खास रोल नहीं होता। तो ये चीजें सारी हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो अपना आयुर्वेद तरीके से इलाज करवाना है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है। खुद मन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। बॉडी में केमिकल्स डाल डाल के हमें इलाज नहीं करवाना है। बॉडी को, खुद को बॉडी को रिपेयर होने देना है। ठीक है मनप्रीत, अभी कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो भी हैं ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन है? हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे मेडिसिन के लिए डिमांड किया है, तो चैट बॉक्स पे मैंने एक हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है। आप सबको चैट बॉक्स पे एक हेल्पलाइन नंबर शो हो गया होगा। हमारे आरोग्यम आयुर्वेदा का वेबसाइट का लिंक और शॉप का लिंक है। आप वहां जाके हमारी मेडिसिन चेक कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कंसल्ट करेंगे तो हमारे मेडिकल कंसल्टेंट्स आप सबको कनेक्ट करेंगे। सो आप अपनी किसी भी तरह का आपको ये इलाज आपको चाहिए या कोई भी मेडिसिन आपको सजेस्ट करवानी है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करें।
and you will get the details from this number. Manpreet, Home if somebody remedies, has, हाँ, home remedy मैंने बोल somebody दिया है is पहले ही। asking for home remedies. I think हमने already share कर दिया है. आपको इस पूरे सेशन का recorded session मिल जाएगा, so that in case आपने अगर कुछ मिस किया है तो you can listen to the recorded session. डॉक्टर्स की बताई दवाइयों का नाम लिखकर बता दीजिए. सर जो मेडिसिन आपने रेकमेंड की हैं, कॉमन मेडिसिन, आप उसको प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दें. ठीक है, एक तो है, देखिए प्रॉब्लम अगर ज्यादा नहीं है, यानी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले है साइनस टैबलेट. वो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को आपने लेनी है. ये बेसिक दवा है एलर्जी में. दूसरा है एलर्जी रक्षक अवले. ये 1 चम्मच आपने लेना है. ये ऐसा अवले है, अवले यानी जैसे च्यवनप्राश होता है जनरल बॉडी के लिए, ये स्पेशली एलर्जी के लिए च्यवनप्राश है. एक नाक में आपने घी डालना है या बादाम रोगन सुबह उठ के डालना है. आप बादाम रोगन ही डाल के देखो पहले, आपको लगेगा कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलता है उससे, और आपको बड़ा नींद बड़ी अच्छी आएगी नाक में घी डालने से. थोड़ा सा ना, जो बॉटल है हमारी एलर्जी रक्षक घी की बॉटल आती है, वो भी ले सकते हैं. नहीं तो अपने घर में कहीं से देसी गाय है तो उसका घी ले सकते हैं. वो हमारी जो छोटी बॉटल है शीशे की है, उसको आप गुनगुने पानी में डालेंगे, वो पिघल जाएगा. वो आपको 2-2 ड्रॉप सुबह उठ के डाल लें. हाँ, कुछ लोग घी ज्यादा डाल लेते हैं और गले में आ जाता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये देख लें आपको जितना सूट करता है उतना ही डालें. ठीक है, मैंने शॉप का लिंक शेयर कर दिया है. इन केस अगर आपका देसी गाय का घी कहीं नहीं जनरली अवेलेबल नहीं होता, तो आप अगर उसको बाय करना चाहें तो आरोग्यम ई शॉप हमारा है, जिसमें हम कस्टमाइज्ड मेडिसिन और कस्टमाइज्ड हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं. वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं. नेजल घी हमारा अवेलेबल है वहां पे. और इन केस उसकी लिए कोई जानकारी आपको चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो मनप्रीत साइनस टैबलेट थी, एक एलर्जी रक्षक अवले था, एक एलर्जी रक्षक घी है. जी चौथा प्रोडक्ट काचनार गूगल है, वो आप ले सकते हैं अगर नाक में बहुत ज्यादा मांस पड़ा हुआ है. मांस ज्यादा बढ़ा हुआ है तो काचनार गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज काचनार गूगल क्या है, गूगल जितनी भी हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल्स हैं बड़े हुए, ओवर ग्रोथ जिनको बोलते हैं, कोई भी जैसे लाइपोमास हो जाते हैं या नाक में मांस बड़ा है, या इवन कैंसरस पेशेंट्स में भी ये काचनार गूगल उन सेल्स की ग्रोथ को मॉडल वो करती है, कंट्रोल करती है, यानी उनकी ग्रोथ को कम करती है. जो ओवर ग्रो कर रहे होते हैं, एक स्पीड होती है ना सेल्स की ग्रो करने की, डेवलप करने की, वो स्पीड को कम करते हैं. और कोई भी बॉडी में गिल्टी है या पॉलिप है, मांस बड़ा हुआ है, उसको ये बढ़ने नहीं देते, कम करते हैं. तो अगर नाक में बहुत ज्यादा मांस बढ़ा हुआ है तो काचनार गूगल लीजिए, ये बहुत अच्छी है. इससे वेट भी लॉस होता है, क्योंकि ये फैट को कम करती है, मांस को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है. कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो ये टैबलेट ले सकता है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. और हमने बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि मेदोहर गूगल या कास्टनर गूगल, हमने एलर्जी के पेशेंट्स को, जिन लोगों ने 6-6 महीने ये गोली खाई थी, उनका वेट 2 से 3 केजी पर मंथ कम हुआ था. जो ज्यादा फैटी लोग थे, पतले लोगों को इतना नहीं वेट कम हुआ, लेकिन मोटे लोगों में इसका वेट, इससे वेट कम हुआ. 6 महीने में 7 केजी तक वेट रिड्यूस हुआ. तो जिनको वेट लॉस करना है वो भी ये ले सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट 1 या 2 किलो महीने से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन इट इज वेरी हेल्दी वेट लॉस होगा कास्टनर गूगल से. सो दिस इज आवर बेस्ट ट्रीटमेंट. अगर फिर भी आपको दवाएं लेने में प्रॉब्लम है या कुछ सलाह फ्री लेनी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगी कि खुद से मेडिसिन परचेज करने से या किसी बाहर फार्मेसी से परचेज करने से बचाए, आप कस्टमाइज्ड आरोग्यम की मेडिसिन और कंसल्टेंसी पे जाएं. इफ यू पीपल वांट कि आपको तुरंत आपकी एलर्जीज के ऊपर जो है वो क्योर मिले. बिकॉज अगर आप खुद से मेडिसिन लेंगे तो हो सकता है जो क्योर या जो आप ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ना मिल पाए. तो हेल्पलाइन नंबर आप सबके साथ शेयर्ड है. शॉप का लिंक और आयुर्वेदिक हमारी जो वेबसाइट है आरोग्यम आयुर्वेदा, वो लिंक आपके साथ शेयर्ड है. सो आप इस वेबिनार के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम टाइम टू टाइम डॉक्टर सतनाम और हमारे जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये वेबिनार्स कंडक्ट करवाते रहें. और आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अपकमिंग वेबिनार में भी मैं कोशिश करूंगी. जी मनप्रीत, सॉरी, आई एम
डिस्टर्बिंग यू अगेन। एक्चुअली कुछ लोगों ने पूछा था हमारे ऑडियंस ने कि एस्थमा का होम रेमेडी बताइए, वो रह गया है, एक पॉइंट रह गया। जी जी, ये एस्थमा की क्वेश्चन होम रह गया रेमेडी है। सबसे अच्छी होम रेमेडी है कि अगर रात को सोने से पहले आप सोने से पहले तिल का तेल पीठ पे और छाती पे लगाना है, चेस्ट पे अच्छे तरीके से मल के, उसके बाद भाप लेके चद्दर डाल के सो जाना है। तो फेफड़ों का जितना कफ होगा वो बाहर निकलेगा, उनको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और याद रखें, भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, चाहे आपको एलर्जी है या नहीं, बिकॉज इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज एंटी एजिंग। ये आपको कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं दिखने देगा, कभी भी। अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो कभी भी आप हॉस्पिटल एडमिट नहीं होगे, ना ही आपको कोई दवा खानी पड़ेगी, ये मेरी 100% आपको गारंटी है। बस एस्थमा में आप एक तिल का तेल का इस्तेमाल करें रात को, और भस्त्रिका प्राणायाम एस्थमा में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज जितनी भी ट्यूब्स होती है ना वो टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रेशा इकट्ठा होने की वजह से, कफ इकट्ठा होने की वजह से। क्योंकि ट्यूब्स में ना एक लेयर मसल की होती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो वहां पे हम जाके मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, ताकि हमारे मसल बाइसेप्स बने, तो उनमें भी मसल लेयर जो है ट्यूब्स में, सांस की ट्यूब्स में, तो मसल लेयर जो है वो स्ट्रांग होगी ये वाली भस्त्रिका प्राणायाम करने से। तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और एकदम से ना छोड़े। 1-2 दिन में कोई असर नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन करके फिर देखें। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रिक्वेंटली ऐसी मीटिंग्स रखें। आप सबका अच्छा रिस्पांस हमें आया है। हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक आप सबके लिए ऐसी कुछ नॉलेजेबल वेबिनार्स लेके आए, एंड पर्सनल कंसल्टेंसीज भी आप हमारे साथ ले सकते हैं। वैशाली, आपका नंबर मुझे मिल गया है, आपको विद इन अनदर 10 मिनट्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कॉल आएगा। सो दे विल गाइड यू अबाउट जो भी आपकी कंसल्टेंसी है, जो भी आपको क्वेरी है, आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। एस्थमा के लिए मनप्रीत हमारे पास एस्थमा केयर पैक है। अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो एस्थमा केयर पैक ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कंसल्ट करें, हम आपको सब बता देंगे अपने। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आपका नंबर हमारे पास आ रहा है। इन केस अभी आपकी कॉल अगर नहीं पिक हो रही है, तो आपको कॉल बैक आरोग्यम की तरफ से जरूर जाएगा, बिकॉज इट्स 7 o'clock, तो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल पे नहीं रहते हैं, बट आपका नंबर हमारे पास आ चुका है। आपको रिकॉल कॉल बैक हमारी तरफ से कल जाएगा, तो बिटवीन 9 to 7 आप कभी भी कंसल्टेंसी हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। So thank you so much for very good response, and it was a very informative session, Dr. Satnam. Thanks for joining us. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.